नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी सभी पीसीएस और यूपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये सिर्फ पीटी के प्रोस्पेक्टस से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसी संदर्भ में हम लोग आज क्लास सेवन की जो पुस्तक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2, इसका पहला चैप्टर देखेंगे, समानता। ये भारतीय लोकतंत्र में समानता और उसके प्रयासों की बात कर रहा है इस चैप्टर में। तो इसी को हम लोग आज देखते हैं। एनसीईआरटी आप उसको इस तरह से ना पढ़ें कि वो सिर्फ पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वो मेंस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं इसमें। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि समानता खत्म हो गई है। ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। तो ये एक तरह से समानता की परिभाषा को दिया गया है इसमें। अब इसके बाद में जो तथ्य है वो है संविधान में आखिर समानता को किस तरह से देखा गया है। तो समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। सबसे पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। संविधान में यह प्रावधान किया गया कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह दूसरा प्रावधान है संविधान में। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। उनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। इसको आप संविधान के अनुच्छेदों में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये प्रावधान संविधान में किए गए हैं समानता को स्थापित करने के लिए। आइए देखते हैं अब। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकारों को दो तरह से लागू किया। तो पहला हम लोगों ने देखा समानता की परिभाषा को, दूसरा देखा संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए क्या किया गया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट इस पे कि आखिर संविधान द्वारा जो समानता के अधिकार दिए गए उसको लागू भारत की सरकार कैसे करती है। तो पहला उसमें है कानून के द्वारा और दूसरा योजनाओं के द्वारा। सरकार दो तरह से समानता के अधिकारों को लागू करती है, एक कानून के द्वारा, दूसरा सरकार के योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम, योजनाएं लागू की गई। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गईं जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिकार अवसर प्राप्त हुए। कानून के संदर्भ में आप देख सकते हैं 1955 का जो एक्ट बनाया गया था। इसके अलावा समान वेतन कानून, ऐसे कई कानून हैं जो समानता को स्थापित करते हैं। योजनाओं की बात करें तो मिड डे मील से लेके पीडीएस तक, या फिर पेंशन योजनाएं, इस तरह की कई योजनाएं हैं। विकलांगों के लिए योजनाएं, लिंग आधारित आरक्षण, ये सब समानता को स्थापित करने के प्रयास हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में इसका नाम पीएम पोषण योजना हो गया है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया। तो पीएम पोषण योजना या मिड डे मील योजना का सबसे पहला लाभ हुआ कि स्कूलों में छात्राओं छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण योगदान रहा या सुधार आया है वो ये है कि
इस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली। जो जातिगत भेदभाव है वो कम हुआ, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया। इसके अलावा वो माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर के बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, आज उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। तो इससे एक तरह से इनके आय और आराम में भी वृद्धि हुआ। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की। अर्थात अगर हम लोग देखें तीसरा पॉइंट, तो ये भूख और पोषण दोनों चीज़ों में काफ़ी कारगर रहा है और साथ ही इसने पढ़ाई पर बच्चों का ध्यान केंद्रित किया। तो ये चौथा इसका लाभ है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पीएम पोषण योजना के कई लाभ हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश, उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वो स्कूल जहां अमीरों के बच्चे होते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। ये उस संदर्भ में बात कर रहा है जहां पर स्कूलों में भेदभाव, एक प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, एक सरकारी स्कूल होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स को बहुत अच्छे होते हैं जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और उनको कई तरह के अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन वहीं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उनमें सुविधाओं की कमी होती है। तो गुणवत्ता के स्तर पर भी शिक्षा में जो अंतर है उसकी बात इसमें की जा रही है। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव, असमानता का व्यवहार किया जाता है। ये प्रसिद्ध लेखक रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग सामाजिक सुधार की बात करते हैं। किताब ने, वस्तुतः इस चैप्टर ने कानून के साथ साथ सामाजिक सुधार पर जोर देने के लिए इस वाक्य को लिखा है कि कानून बन जाने से केवल काम नहीं होगा, बल्कि लोगों के मन में भी ये बात बिठाना होगा कि सामाजिक स्तर पर सभी को बराबर माना जाए। उसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। समाज में जो परिवर्तन होता है दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे होता है। लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान में दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है, हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में अधिक पढ़ेंगे। आगे की चैप्टर्स के बारे में बात है। इसमें एक और तथ्यों के बारे में जो बताया गया है वो अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, अन्य देशों में जो समानता के मुद्दे हैं, समानता के जो मुद्दे हैं उसके बारे में बात की गई है। जैसे उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिसमें हम लोग हाल ही में देख चुके हैं कुछ साल पहले, वहाँ पर ब्लैक और वाइट में काफ़ी विरोध देखने को मिला था। जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे अफ्रीकी अमेरिकन लोग, वे आज भी अपना जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। वहाँ के जो काले लोग हैं वो अपने जीवन को आज भी असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो अमेरिका में अगर देखें तो वहाँ के मूल निवासी हैं जो रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे वो अफ्रीकन हैं जिनको वहाँ पर गुलाम बनाकर लाया गया, और तीसरा यूरोपियन है जो गोरे हैं। तो इन अफ्रीकन के साथ में काफ़ी भेदभाव अभी भी किया जाता है। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया यूएसए में।
इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए पहले विशेष स्कूल बनाए गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं। तो भेदभाव को बढ़ा देने के लिए कि गरीबी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो भेदभाव को मिटाने के लिए गरीबी को मिटाना बहुत ज़रूरी है। जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। उसके बाद इसमें आर्टिकल 15 के अंश दिए गए हैं कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। उसमें जो प्रमुख प्रावधान है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब इसमें मना नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं लोकतंत्र की चुनौतियां। तो लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में जो है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र ये नहीं कहा जा सकता। मतलब ये कहना भूल होगा कि कोई देश पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित है। हमेशा ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं, अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वो संघर्ष हैं जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इसमें कहा गया कि समाज में दो तरह के अगर देखें तो वर्ग हो सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा अधिकार हो, जो समाज के रिसोर्सेज का ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कम संसाधनों पर जी रहे हैं, जिनको समानता कम प्राप्त है। तो ऐसे लोग जो गरीब हों या भेदभाव के शिकार होते हैं, वो हमेशा लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं और समानता के लिए संघर्ष करते हैं। तो यही इस पुस्तक में दिया गया है। इसमें कुछ डेफिनेशन जरूर देखने हैं। ये लोकतंत्रीय समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का ये परिभाषा है। गरिमा की परिभाषा दी गई। इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझना है। संविधान यह एक दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। तीसरा, नागरिक अधिकार आंदोलन, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। तो पूरे चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो कई महत्वपूर्ण चीज़ें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम लोग को अगर समानता के बारे में लिखना हो। पहले तो इसकी परिभाषा, दूसरा समानता को संविधान में स्थापित करने के लिए क्या किया गया, तो इसमें 4 प्रावधान की बात है। उसके बाद में समानता को लागू करने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो कानून द्वारा और योजना कार्यक्रम के द्वारा। तो इन दोनों में अलग अलग आप लिस्ट बना सकते हैं। मिड डे मील के फ़ायदे दिए गए हैं, तो मिड डे मील की जानकारी जरूर इकट्ठा कर लें। आखिर मिड डे मील कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, पूरे देश में लागू कब हुआ, और इसके बारे में बताया गया कि किस तरह से जो है ये 4 तरीके से लाभान्वित करता है। उसके बाद में उन तथ्यों के बारे में दिया गया है जो कि समाज में भेदभाव को कम करने पर आज भी बाधाएं हैं या चुनौतियां हैं। इसके अलावा इसमें यूएसए के नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में बात की गई है। लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में बात है। इसमें कुछ सवाल जरूर महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। इस तरह के सवालों को जरूर बनाइए। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? इसको भी आप बना सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको जरूर बनाइए। धन्यवाद। अगली बार हम लोग फिर इसका दूसरा चैप्टर लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और एनसीईआरटी क्लासेस अभी लगातार चलाई जा रही हैं, साथ में टेस्ट भी हो रहा है। तो जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं हो सकते हैं। एनसीईआरटी क्लासेस आप यूपीएससी से लेकर जेपीएससी या बीपीएससी किसी भी पीसीएस को अगर दे रहे हैं तो एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।